आप सत श्री अकाल, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसे अतिथि हैं जिनके बारे में शायद मुझे नहीं लगता कि परिचय के मोहताज हैं। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रांत के प्रांत मंत्री श्रीमान केतन चतुर्वेदी जी। ग्वालियर के महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय से बीकॉम तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वर्ष 2016 से एबीवीपी के साथ जुड़े और आज एबीवीपी की पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। आइए आज इनके माध्यम से हम एबीवीपी के बारे में तमाम उन पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे जिससे आप और हम सभी अनभिज्ञ हैं। उन आरोपों पर भी बात करेंगे जो लगातार अन्य संगठनों के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे लगाई जाती रही है। तो आइए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं श्रीमान केतन जी का। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम भाई। कैसे हैं आप? और मैं चाहूँगा कि अपना संक्षिप्त परिचय भी दें ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके बारे में थोड़ा और अच्छे से जान सकें। से मैं अच्छा हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद का एक सामान्य कार्यकर्ता। ऐसे दायित्व में आपने बताया कि मैं इस मध्य भारत प्रांत का प्रांत मंत्री भी हूँ। ऐसे रहने वाला ग्वालियर का हूँ, परिषद से जुड़ गया, परिषद का काम करते करते आज मध्य भारत प्रांत का प्रांत मंत्री हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। शुरुआत करते हैं सर अपने इस सफ़र का। आपके अनुरूप, आपके हिसाब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है? क्योंकि तमाम जो भी चाहे लोग जुड़ना चाहें इस पॉडकास्ट के माध्यम से देखना चाहेंगे, वो ये भी जानना चाहेंगे कि आपके अनुरूप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है? देखिए, सामान्यतः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो सामान्य लोगों के ध्यान में आता है कि ये एक छात्र संगठन है और छात्रत्व के लिए काम करता है। लेकिन आपने कहा कि मेरे अनुरूप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है, तो मेरे को लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक सामान्य छात्र को, जब वो कैंपस में पढ़ने आता है, उस सामान्य छात्र को कनेक्ट करते हुए उसको कैसे राष्ट्र के लिए काम करना, इसकी प्रेरणा देने वाला एक संगठन है। मेरे को लगता है कि ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, ये व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला, यानी यहाँ एक सामान्य छात्र आता है और कैसे उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, कैसे उसका व्यक्तित्व सुधरता है, कैसे वो बोलना सीखता है, कैसे वो बात करना सीखता है, ये सब ओवरऑल उसके व्यक्तित्व का निर्माण। और साथ ही साथ जो मैंने कहा कि अपने व्यक्तित्व निर्माण के संग वह उसकी एक समाज में, उसकी एक भारत के प्रति क्या भूमिका होनी चाहिए, उसको दिशा देने वाला, उसके जीवन को वह रास्ता बताने वाला ऐसा कोई संगठन है, तो मेरे को लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। बहुत अच्छी सोच है सर। आज हम देख भी रहे हैं कि उसी सोच के साथ हमारे देश के युवा, आप जैसे युवा जब देश के विकसित करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है कि हमारा देश बहुत जल्द विकसितता की तरफ बढ़ेगा। अखिल भारतीय परिषद की हमने बात कर ली सर। एक और प्रश्न मेरे मन में एकदम से आया कि हमने परिषद आपके अनुरूप जान लिया, आपके अनुरूप सर भारत क्या है? मेरे को लगता है कि भारत एक राष्ट्र है। हम भारत को जब देखते हैं, यहाँ एक संस्कृति है और भारत ये केवल ये भूमि का टुकड़ा नहीं। आपने वो सुषमा जी की कई बार हम वो पंक्तियाँ सदन में जब उनने बोला कि ये भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। जी जी। तो मेरे को लगता है कि जितने लोग ये भारत को समझते हैं, या मैं जो भारत को जानता हूँ, ये भारत एक चेतना है, जो भारत एक विश्व को दिशा देने वाली संस्कृति है। यहाँ हम कैसे एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, यहाँ हक की बात नहीं है, यहाँ कर्तव्यों की बात इस भारत में है। तो कुल मिलाकर ये भारत, जिसमें जैसा मैंने कहा कि ये जीवंत धरती का टुकड़ा है, हमारे लिए मातृभूमि है, तो ऐसा ये भारत। और ये कहा भी गया है कि विश्व में एकमात्र हमारा ऐसा देश है जिसे हम धरती को ही माँ कहते हैं। सही बात है, बहुत अच्छी बात है सर। हम देखते हैं सर कि राष्ट्र निर्माण में लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम कर रहा है और काफ़ी कुछ चाहे हम किसी भी आयाम को देखें, उसको परिभाषित करें, मुझे लगता है कि शायद लोग इसके बारे में कोई अनभिज्ञ इसके बारे में जानने से। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि राष्ट्र निर्माण में एबीवीपी की भूमिका को आप कैसे परिभाषित करेंगे? राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थी परिषद की भूमिका, विद्यार्थी परिषद, जब विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई तो सन 1949, 9 जुलाई 1949 को विद्यार्थी परिषद का रजिस्ट्रेशन हुआ। इंडिपेंडेंट हमारा पंजीयन है। इससे 48 से विद्यार्थी परिषद के बारे में लोगों ने, एक शिक्षा जगत में काम करने वाले कुछ सामान्य कार्यकर्ता बैठे, कुछ स्टूडेंट्स बैठे, प्राध्यापक बैठे, और उन्होंने चिंतन किया
कि आज समाज को एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है, एक ऐसे छात्र संगठन की आवश्यकता है जो ये गुलामी के कालखंड में जो भारत में कुरीतियाँ हैं, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हम बात करते हैं कि कैसे भारत के व्यक्ति के मन के अंदर हो गया था। हम स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन वो कमियों को ख़त्म करने की आवश्यकता थी, स्व के पुनर्जागरण की आवश्यकता थी। तो उन सब को लेते हुए हम कैसे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में, हमने कहा कि हम नया निर्माण नहीं करेंगे, हमारी नींव वही पुरानी रहेगी, लेकिन पुनर्निर्माण हम उसका कैसे कर सकते हैं, उन सबको लेके ये विद्यार्थी परिषद बना। तो अपने स्थापना काल से ही विद्यार्थी परिषद ने, हमने कहा कि जब भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, इसका नाम भारत है, तो ये इंडिया दैट इज़ भारत, ये ना होते हुए ये भारत होना चाहिए, ये मांग विद्यार्थी परिषद ने अपने स्थापना काल से उठाई। आप देखेंगे कि जब आगे आए, विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों की बात करें, तो राष्ट्र को जब जब आवश्यकता पड़ी तब विद्यार्थी परिषद ने उन नीतियों के आधार पर सामान्य जनता की आवाज़ को उठाते हुए, विद्यार्थी समुदाय की आवाज़ को उठाते हुए काम करना प्रारंभ किया। अभी हाल ही में हम आपातकाल के 50 वर्ष हुए, आप सब लोग मीडिया के बंधु उस विषय को कवर कर रहे थे, तो हमको भी ध्यान में आ रहा था, वे आपातकाल का दौर ध्यान में आया, हमको ध्यान में आया कि कैसे विद्यार्थी परिषद ने उस समय एक बड़ा आंदोलन देश में प्रारंभ किया। गुजरात में एक मेस का भ्रष्टाचार, वहाँ से वह आंदोलन प्रारंभ हुआ, हमने उस आंदोलन को देश का आंदोलन बनाया। कैसे वह आंदोलन आगे जाके जयप्रकाश नारायण जेपी मूवमेंट के नाते वह प्रसिद्ध हुआ, और हमारे असंख्य कार्यकर्ता उस आपातकाल के दौर में मीसाबंदी कार्यकर्ताओं के रूप में जेल में गए। तो मेरे को लगता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए जब संविधान को बचाने की आवश्यकता थी, तब विद्यार्थी परिषद पीछे नहीं था, विद्यार्थी परिषद लीड करते हुए, फ्रंट पर लीड करते हुए उस दौर को देख रहा था। हमने ध्यान में किया कि जब शिक्षा नीति की बात आई तो विद्यार्थी परिषद ने, आज भारत केंद्रित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने ये मांग कब उठाई, तो आप ध्यान करें कि विद्यार्थी परिषद 80-90 के दशक में बात कर रहा था कि हम शिक्षा नीति को, भारत केंद्रित शिक्षा नीति ये होनी चाहिए, विद्यार्थी परिषद की मांग थी। जब एक तरफ आरोप लगते थे कि छात्र उन्मादी होता है, ऐसा आरोप लगाते थे कि स्टूडेंट पावर ये न्यूसेंस पावर है, तब विद्यार्थी परिषद ने कहा कि ये छात्र उन्मादी कैसे हो सकता है, छात्र परिवर्तन का वाहक है। हमने कहा कि ये छात्र शक्ति ये राष्ट्र शक्ति है। तो ऐसी बात करने वाला विद्यार्थी परिषद था। आप कई सारे आंदोलन देखेंगे, बांग्लादेश घुसपैठ, विद्यार्थी परिषद ने जन जागरण किया बांग्लादेश घुसपैठ के खिलाफ और आंदोलन चलाया। तो मेरे को लगता है कि राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थी परिषद का योगदान, अभी हमने विद्यार्थी परिषद का इतिहास लिख रहे थे तो ध्येय यात्रा करके अपना इतिहास लिखा, शायद कोई छात्र संगठन जिसने अपना इतिहास लिखा हो, तो ध्येय यात्रा करके हमने 2 खंडों में लिखा, यानी उसमें विद्यार्थी परिषद ने क्या किया और सबको समाहित नहीं हो सकता था। तो इतना बड़ा विद्यार्थी परिषद का इतिहास है, 75 वर्ष से ज़्यादा की हमारी आज यात्रा ये विद्यार्थी परिषद ने अपनी पूरी करी है। अनेकों चीज़ हैं, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ आके एक सामान्य छात्र के व्यक्तित्व का निर्माण, तो समाज को ऐसे असंख्य लोग देने का काम ये विद्यार्थी परिषद ने करा, जिनके व्यक्तित्व के कारण आज वो जिस भी फील्ड में विद्यार्थी परिषद के बारे में गए, उन्होंने राष्ट्र की प्रगति में अपना एक योगदान दिया। तो मेरे को लगता है कि विद्यार्थी परिषद का राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र निर्माण में आपने कहा, ये बहुत बड़ा एक विषय है, और इस पर जितनी बात करते चले जाएं में जितनी चीज़ें, तो उतना कम है। बिल्कुल, और ये हम देख भी रहे हैं कि राष्ट्र हित के लिए लगातार काम कर रही है। एक सामान्य सा प्रश्न है जो सभी के दिमागों में आता है कि देखिए, हमारा भारत जो है विविधताओं का देश है। कहा जाता है कदम कदम पे यहाँ पे विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे कि किसी को भी देखते हैं हम, ज़्यादातर जो विद्यार्थी परिषद में, हालांकि अब विद्यालय स्तर पे भी बच्चे जो हैं वो विद्यार्थी परिषद जुड़ रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो बच्चे हैं जो फ्रंटली आगे काम कर रहे हैं महाविद्यालय के होते हैं, विश्वविद्यालयों के होते हैं। वहाँ सर अलग अलग क्षेत्र के आए होते हैं, जैसे कि सब में अलग अलग क्षेत्र में उनकी भाषाएँ अलग हैं, वहाँ की बोली अलग है, संस्कृति में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो विद्यार्थी परिषद विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को एक साथ लाने के लिए क्या कर रहा है, और इसके लिए तमाम जो उनके कदम है वो आप कैसे देखते हैं? मेरे को लगता है कि आपने शुरुआत में भारत की बात करी जी, तो जो भारत का विचार है वही विद्यार्थी परिषद का विचार है। और जब हमने कहा कि ये विविधताओं में एकता वाला देश है, आप देखेंगे कि
भाषा के नाते एक हो सकता है कि साउथ में आप जाएंगे तो कोई अलग भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो भाषा अलग है, लेकिन संस्कृति हमारी एक है। यानी अगर आप बात करेंगे तो हमारी संस्कृति में है कि गुरुओं का सम्मान करना, वह आप साउथ में जाएंगे तब भी है, आप उत्तर में जाएंगे तब भी है। तो मेरे को लगता है कि जो भारत का विचार है, विद्यार्थी परिषद का विचार वही है, और जब उस विचार के लोग एक साथ आते हैं तो ये विवाद ही उत्पन्न नहीं होता। विवाद उत्पन्न होता है जब हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करते हैं, लेकिन जब हम कॉमन आइडेंटिटी की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे कि हम भारत के हैं, तो मेरे को लगता है कि फिर वो विवाद नहीं होता, फिर वो उत्साह होता है, फिर वह उत्सुकता होती है कि कैसे मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ और कैसे मैं साउथ इंडिया के भोजन के प्रति, हम लोग जब राष्ट्रीय अधिवेशनों में मिलते हैं तो बड़ा एक कौतूहल का विषय होता है, बड़ा जो मैंने कहा कि उत्सुकता का विषय होता है कि हम पंजाब का कोई हमारा कार्यकर्ता तो वह हमारे दक्षिण भारत के राज्यों में किस प्रकार की आज संस्कृति है, किस प्रकार का भोजन है, किस प्रकार का नृत्य है, किस प्रकार की वहाँ परंपराएं हैं, उनको जानने का प्रयास करता है। तो सब लोग साथ में आते हैं और उसका कारण वही है जो मैंने बताया कि विद्यार्थी परिषद जो भारत का मूल विचार है उसको लेके आगे चलता है। विद्यार्थी परिषद के नारे में आपको एक सेकंड बताऊंगा। तो विद्यार्थी परिषद ने शुरू से कहा, आप देखेंगे कि कई बार लोग जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांटने का काम करते हैं। विद्यार्थी परिषद ने शुरू से नारा दिया कि ना क्षेत्रवाद ना जातिवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद, अलग जाति अलग वेश फिर भी अपना एक देश। ये विद्यार्थी परिषद के लिए नारा नहीं है, ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के अंदर आत्मसात एक विचार है। और इसलिए मेरे को लगता है कि जब इतने प्रकार के विद्यार्थी जब साथ में आते हैं तो हमको कोई समस्या नहीं होती, एक उत्साह होता है, ये मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल सर। अभी हम वैचारिक द्वंद्व की बात कर रहे थे। अभी हालांकि कुछ समय पूर्व एक नहीं बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हमारे मुंबई शहर में कि वहाँ पे भाषा को लेकर ऐसी चीज़ें की गई जो कि शायद मुझे लगता है कि ये सही था, क्योंकि देखिए हिंदी भाषा जो है पूरे के पूरे हमारे देश की भाषा एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी लोग आज ये भाषा के रूप में तोड़ने का प्रयास करते हैं तो मेरे को लगता है कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है। हम केवल हिंदी ही बोली जानी चाहिए ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि इस देश में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा ये एक गौरव का विषय है। और हमने तो कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब मातृभाषा की बात आई, हमने कहा, हमारा शुरुआत से जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आ रहा था, विद्यार्थी परिषद से भाषा के बारे में पूछा गया, तब भी विद्यार्थी परिषद का मत था कि मातृभाषा, ये मातृभाषा में आदमी ज़्यादा इजीली सीखता है, जो बच्चा होता है उसकी ग्रेस्पिंग पावर वो मातृभाषा में ज़्यादा है। लेकिन आप जब थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि ये कम्युनिस्ट विचार के लोगों को ध्यान करेंगे तो वे कैसे ना कैसे, मैंने कहा कि आपको जब किसी समाज पर रूल करना है तो समाज की एकता को खंडित करना पड़ेगा। आपको जब एकता को खंडित करते हैं तो आपको कोई विषय चाहिए जहां आप उनको बाइफरगेट कर सको। तो जब हम इस दौर में जाते हैं तो मेरे को लगता है कि शुरुआत में जब कम्युनिज्म भारत में आया होगा या जब आया था तब उनने कहा कि हम गरीब वर्सेस अमीर, ये उनने करने का प्रयास किया, लेकिन आज वो एक्सपोज हो गए। तो आज आप देखेंगे कि उनका एक नया अवतार हमारे सामने आता है, हम जिसको कल्चरल मार्क्सिज्म कहते हैं। वो कल्चरल मार्क्सिज्म क्या है? वो एक आइडेंटिटी को चूज करते हैं और उसके आधार पर कैसे विद्वेष ये पनपे, इसका प्रयास है। वह केवल भाषा का आधार नहीं है, वह भाषा का आधार है, वह महिला पुरुष का आधार है, वह जाति का आधार है, वह पहनावे का आधार है, वह फ्रीडम का आधार है, वह महिलाओं के अधिकारों की बात है। तो इस प्रकार से वह कैसे ना कैसे करते हुए कि महिला पुरुष में भेद कैसे हो सकता है, ये सब क्रिएट करने का काम ये कल्चरल मार्क्सिज्म। और मेरे को लगता है कि आज का युवा, ठीक है कुछ परसेंटेज घटनाएं होती हैं, लेकिन वहीं एक पॉजिटिव वातावरण भी ध्यान में आ रहा है। युवा सजग है, मतलब मैं जितने सारे विद्यार्थियों को कैंपसेस में भी मिलता हूँ तो ये कल्चरल मार्क्सिज्म, जैसे वह पुराना कम्युनिज्म एक्सपोज हुआ कि कैसे उन्होंने दो तबकों को लड़ाने का प्रयास किया, मेरे को लगता है कि इस विषय को लेके भी ये एक्सपोज हो रहे हैं, जगह जगह एक्सपोज हो रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग ही आप देखिए कि ऐसी घटनाओं का प्रतिकार करते हैं।
तो मेरे को लगता है कि बहुत सुनियोजित षड्यंत्र है। और आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि भारत में प्रत्येक कदम पर बोली बदली जाती है, तो हम कैसे अपनी भाषा पर गर्व करें, कैसे दूसरे की भाषा का सम्मान करें। केवल बोली नहीं बदली आती, आप ही ने कहा खान पीना रहना सहना सब बदला जाता है। तो ये बड़ा षड्यंत्र है, इस एक्सपोज हो रहा है, आगे भी होगा। आप जैसे लोग इसमें लगे भी हैं। देखिए, सेवा क्षेत्र की बात होती है और चाहे विद्यार्थी पर हर एक क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है, आप किन क्षेत्रों में सेवा कार्य को सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण या फिर कोई और? देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जिसको मतलब इसका उत्तर तो देखिए सारे जितने भी एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैं कहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद जब बना तो उसका ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि ये छात्र संगठन है और ये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में अपना सहभागिता सुनिश्चित कर सके, छात्र समाज की सहभागिता सुनिश्चित कर सके, ये ध्येय को लेकर विद्यार्थी परिषद ने काम शुरू किया। तो जहाँ भी लगता है, हमको लगता है कि हम शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षा के अच्छी होने के लिए, सुलभ होने के लिए, शिक्षा के बेटरमेंट के लिए क्या प्रयास हो सकता है, ये विद्यार्थी परिषद करता है। लेकिन वो तमाम सारे पहलू जो मैंने आपको कहा, पर्यावरण की आपने बात करी, विद्यार्थी परिषद स्थापना काल से पर्यावरण को लेकर काम किया। अभी हमारा एक विद्यार्थी परिषद की गतिविधि स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, इसका दायित्व तो हमारे प्रत्येक यूनिट में हम विद्यार्थी परिषद में देते हैं। यानी शिक्षा के लिए काम करते करते हम पर्यावरण के लिए भी कैसे काम कर सकते हैं। तो विद्यार्थी परिषद पौधारोपण जैसे कार्यक्रम करता है, विद्यार्थी परिषद अनुभूति जैसे कार्यक्रम करता है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल अगर आज आपको पढ़ना है तो आप भारत के गांव में जाइए, आपको शहरों से कम प्रदूषण मिलेगा। आप भारत के गांव में जाएंगे, आपको वाटर हार्वेस्टिंग के कई सारे मॉडल देखने को मिल जाएंगे। तो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल ये भारत के गांव हो सकते हैं, तो विद्यार्थी परिषद ने अनुभूति जैसा कार्यक्रम चलाया। आप देखें कि कहीं भी कोई आपदा आती है, अगर विद्यार्थी परिषद का वहाँ कार्यकर्ता है तो आप ही के मीडिया के बंधु, हमारे विचार के लोग और विद्यार्थी परिषद कैसे वहाँ अग्रणी भूमिका निभाता है, उस दौर में आ जाता है। कोविड का दौर हमने देखा, विद्यार्थी परिषद घरों में नहीं था, कैंपसेस बंद थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद स्क्रीनिंग कर रहा था। मेरे को याद है, मैं भोपाल ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मैं भोपाल आया था, तो ध्यान में आ रहा था कि हम वह स्क्रीनिंग करने के लिए विद्यार्थी समाज के संग निकलते थे। उस समाज जब माता पिता को लगता था कि यार मेरा बेटा बाहर जाएगा तो वो कोई वायरस लेके ना जाए, वो खतरे में ना आ जाए, वो क्वारंटाइन करके रखते थे। ऐसे दौर में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, ये पायनियर की भूमिका में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ये लीड करते हुए, और ये सेवा परमो धर्मा, तो स्टूडेंट फॉर सेवा, ये विद्यार्थी परिषद की गतिविधि, मैंने SFD की बात करी आपसे, विद्यार्थी परिषद की एक गतिविधि स्टूडेंट फॉर सेवा है, तो विद्यार्थी परिषद आगे आता है। तो मेरे को लगता है कि विद्यार्थी परिषद का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में जो जो चीज़ें आवश्यक हैं, विद्यार्थी परिषद उन सारी चीज़ों को लेकर काम करता है। चूँकि स्वाभाविक है कि छात्र संगठन है, कैंपसेस में हम काम करते हैं, हमारा कार्यकर्ता ये छात्र कार्यकर्ता होता है, तो इस नाते शिक्षा क्षेत्र की में अच्छा काम, शिक्षा क्षेत्र की सुधार, शिक्षा क्षेत्र में क्या अच्छा हो सकता है, उसको लेकर विद्यार्थी परिषद समय समय पर अभियान चलाना, आंदोलन करना, हमारे कोई इनिशिएटिव्स लेना, ये सब काम करने का काम ये विद्यार्थी परिषद करता है। बिल्कुल। शिक्षा की बात हो रही थी, अभी कुछ दिनों पूर्व हम देख रहे हैं कि जो ये SSC की घटना जो भी सामने आ रही है, इस पर लेकर आपको क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने ये चीज़ देखा था और मेरे साथ तमाम हमारे से भी बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न को किया था। मुझे याद है कि हमने अपने चैनल की तरफ से एक छोटा सा सर्वे किया था, तो उस समय आज ये बात भी चल रही है कि एक तरफ SSC का वो स्कैम देखने को मिलता है, उसी समय एक विशेष संप्रदाय के एक कोई भी संत हो, उनके खिलाफ वो बात चलती है। तो लोगों ने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ SSC को दबाने के लिए, उस मुद्दे को दबाने के लिए देश में उस संत के खिलाफ वो बात को फैलाई जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शिक्षा, देखिए शिक्षा की तो सबको आवश्यकता है और वो बहुत बड़ा स्कैम था, एक तरीके से बोल सकते हैं। देखिए, विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज हो रहा है, शिक्षकों पर लाठी चार्ज हो रहा है, उस बात को दबा के किसी और चीज़ को करना है, इस पर आप क्या कहेंगे? विद्यार्थी परिषद ने जब ये SSC वाला विषय ध्यान में आया तो हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय स्तर से एक प्रेस विज्ञप्ति हमने जारी करी। यानी विद्यार्थी परिषद का इस विषय पर मत था कि जो विद्यार्थियों की जो समस्या है, विद्यार्थी समाज SSC को लेके उसके मन में जितने प्रकार के प्रश्न हैं, जितने प्रकार के भ्रम हैं, तो उन सारे भ्रमों को दूर करने का ये दायित्व ये सरकार का बनता है और सरकार को शीघ्रातिशीघ्र अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये छात्र समाज के सामने रखना चाहिए।
आपने जिस घटना का जिक्र किया कि दिल्ली की घटना में लाठीचार्ज हुआ, विद्यार्थी समाज के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, विद्यार्थी परिषद ने उसकी निंदा करी। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि ये जो लाठीचार्ज हुआ इसकी भी जांच होनी चाहिए, किन कारणवश ये विद्यार्थी समाज जो अपने विषय, जो उनके मन में जो द्वंद्व हैं, जो उनके मन में चिंताएं हैं, भ्रम की स्थिति है, उसको लेके प्रदर्शन कर रहा था। तो विद्यार्थी परिषद ने उस पूरी प्रेस विज्ञप्ति में ये बात जारी करा। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का बयान भी इस पर आया कि सरकार को शीघ्रातिशीघ्र, और आज भी हम कहते हैं कि केवल एसएससी नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, और जब जब ऐसे भ्रम की स्थिति आती है तब तब कैसे सरकार की ये जिम्मेदारी है कि आगे आते हुए उन भ्रमों को दूर करे। अगर कोई बड़ा कोई स्कैम है तो उसमें दोषियों पर कार्रवाई करे। हमने कई सारे, आप पिछले कुछ समय में देखेंगे, कई सारे स्कैमों को उजागर करने का काम ये विद्यार्थी परिषद ने किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अराजकता, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, इसको विद्यार्थी परिषद ने कभी स्वीकार नहीं किया। और हमारा स्थापना काल से ही इन सब चीज़ों को लेकर विद्यार्थी परिषद मुखर है। एसएससी वाले विषय में शायद आपकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैंने बताया कि जैसे ये विषय आया, दूसरे ही दिन विद्यार्थी परिषद ने अपना मत इसको लेकर स्पष्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम इस बात सहमत हैं हम, और काम भी कर रहा है। मेरे साथ साथ तमाम जो भी युवा, खास करके विश्वविद्यालयों के देख रहे हैं, विद्यालय के देख रहे हैं, जो भी युवा इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी और हमारे बात को सुन रहे होंगे, उनके मन में, मेरे मन में भी एक सवाल था, और मैं शायद इसको मैं जानना मैं खुद भी चाहूँगा कि ये पूर्णकालिक आखिर विद्यार्थी परिषद में है क्या, और कौन पूर्णकालिक हो सकता है, और उसके बाद पूर्णकालिक आप जब बन जाते हैं कार्यकर्ता तो क्या बंदिशें हैं जिनको आपको पालन करना पड़ता है? क्या कुछ आप कर पाते हैं या फिर क्या कुछ नहीं कर पाते? देखिए, विद्यार्थी परिषद में आपने बहुत ऐसा प्रश्न किया। विद्यार्थी परिषद में जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता की ये जो संकल्पना है जी, ये विद्यार्थी परिषद में कोई नई है, ये ऐसा नहीं है। और मैंने कहा कि आपको विद्यार्थी परिषद को समझना, तो आप कुछ ना करें तो आप भारत के विचार को समझ लें। जी, हमने देखा कि कैसे भारत की संस्कृति के प्रचार के लिए हमारे यहाँ एक संन्यस्त परंपरा होती थी जी, कि गुरुकुल में जाता था, विद्यार्थी पढ़ाई करता था, लेकिन संस्कृति के प्रचार हेतु, हम समाज के जागरण हेतु कई सारे संत हुए। आप देखेंगे कि ऐसे संतों का नाम में जब हम गिनाने के लिए आते तो महावीर स्वामी हुए, गौतम बुद्ध हुए। ये संन्यस्त परंपरा आज की परंपरा, ये विद्यार्थी परिषद ने कोई नई चालू कर दी, ऐसा नहीं है। पूर्णकालिक विद्यार्थी परिषद ने जब काम चालू किया, छात्र जुड़ते थे, छात्र जुड़ते जुड़ते उस ध्येय से जुड़ जाते थे। आपने कहा कि एबीपी क्या है, तो मैंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है। विद्यार्थी परिषद कोई बर्थ का तुल्ला में कोई परीक्षा में गड़बड़ी हो गई और उसको सुलझा दिया तो एबीपी का काम हो गया, नहीं है ऐसा। या हमने चुनाव लड़ा, छात्र संघ का चुनाव लड़ा, उसमें जीत गए, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद एक बड़ा मूवमेंट है, और ये नेशन रीबिल्डिंग का मूवमेंट है, ये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मूवमेंट है। तो उस मूवमेंट में जब आदमी जुड़ जाता है तो उसको लगता है कि नहीं यार, ये जो लक्ष्य विद्यार्थी परिषद ने लिया है, ये लक्ष्य मेरे जीवन का लक्ष्य क्यों नहीं हो सकता, और मैं क्यों ना अपना सर्वस्व समय देकर इसका काम करूं। तो मेरे को लगता है कि वहाँ से, और ये जो भारत की जो ये परंपरा, ये प्राचीन परंपरा है, वहाँ से ये बात निकल कर आई, और ये पूर्णकालिक कार्यकर्ता, ये इसकी संकल्पना ये विद्यार्थी परिषद में तब से आई। और काम करते करते आपने कहा कौन निकल सकता है, तो मेरे को लगता है कि जो भी विद्यार्थी अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद उसको लगता है कि मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल इस भारत के लिए दे सकता हूँ, इस राष्ट्र के लिए दे सकता हूँ, इस सोसाइटी के लिए दे सकता हूँ, समाज के लिए दे सकता हूँ, तो वो मन में संकल्प लेते हैं और पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं। कौन सी बंदिशें हैं जिनका पालन करना पड़ता है? कोई बंदिश नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं कि जो सारी बंदिशें मेरे को लगता है कि जो समाज जीवन में होनी चाहिए, वही सारी बंदिशें हैं, इसके अलावा कोई बंदिश नहीं। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि पूर्णकालिक निकलने के बाद खाना नहीं खाएगा, खाना खाता है हाँ, लेकिन हमने कहा कई बार जब चर्चा आती है तो बंदिश तो होती है, यानी हम वो केवल बंदिशें हमारे लिए हैं ऐसा नहीं है। कई बार लोग प्रश्न कर देते हैं, मैं समझ रहा हूँ आपका प्रश्न कि शादी, तो वो एक बंदिश अभी कई बार मेरे को प्रश्न भी करते हैं, तो मैंने कहा कि पूरा समय दे दिया। अब जब पूरा समय दे दिया और हम हमारे आपको सामान्य विद्यार्थी से ज़्यादा कहते हैं, वो सामान्य विद्यार्थी भी काम करता है, लेकिन फिर जब पूरा समय दे दिया तो शायद वो समय अगर परिवार को देंगे तो उससे न्याय नहीं होगा।
तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो पूर्णकालिक रहते हुए हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है। बाकी सारी जो बंदिशें हैं, मैंने बताया कि वो सारी बंदिशें वो एक आदर्श नागरिक की बंदिशें हैं, और वो बंदिशें नहीं हैं। मेरे को लगता है कि उनको बंदिश शब्द कहना ठीक नहीं है, वो सारी लोक व्यवहार की चीज़ें हैं। बंदिश होती है कि जो सही नहीं है, गलत चीज़ की भी बंदिश है, लेकिन तो इसलिए बंदिश कहना ठीक नहीं है। मेरे को लगता है कि ये लोक व्यवहार जो है, वो लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक आदर्श व्यक्ति का व्यवहार कैसे होना चाहिए, उसमें सभी चीज़ आती है। उसमें महिला के प्रति देखने का दृष्टिकोण आता है, समाज में रहने का दृष्टिकोण आता है, एक भाषाई मर्यादा आती है, और उन सभी प्रकार की चीज़ें इसमें आती हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, आप भी एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। जब से आप परिषद से जुड़े, खासकर जब आपसे पूर्णकालिक बनने के बाद आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आए, या फिर कोई ऐसी घटना हो जो अब तक आप किसी से शेयर नहीं की, अगर हमसे चाहें शेयर, या कोई मज़ेदार किस्सा? क्योंकि देखिए, आप जब भी आप किसी प्रवास पे निकलते होंगे, अन्य क्षेत्रों के लोगों से मिलते होंगे, संस्कृति का आदान प्रदान होता होगा, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जो मन को गुदगुदाते हो अभी भी। तो वैसा कोई किस्सा अगर आपने साझा करना चाहें? कई सारे हैं। मैं एक मतलब आपने कहा कि मेरे दो प्रश्न हैं कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में, जी। तो मेरे को लगता है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में आज जो मैं हूँ, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर मैं कहूँगा किसका है, तो मेरे को लगता है कि वह विद्यार्थी परिषद का है। विद्यार्थी परिषद ये व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला, मैंने शुरू में कहा कि ये है, तो कैसे व्यक्तित्व को निखारने का काम किया इस विद्यार्थी परिषद ने, मेरे जीवन को दिशा देने का काम किया। एक्चुअली मैं आपको एक बहुत आसान भाषा में कहूँ कि जब पहले कोई घटना होती थी, तो शायद मैं उसके पीछे का पर्सपेक्टिव क्या है, समाज में कोई घटना हुई उसके पीछे का पर्सपेक्टिव क्या है, कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है, ये सब हम नहीं सोचते थे। लेकिन विद्यार्थी परिषद से जुड़े तो एक सजग नागरिक हो गए, यानी समाज में होने वाली प्रत्येक घटनाएं क्यों घटित हो रही है, इनके पीछे क्या है, ये क्यूरियोसिटी ये मन में जागृत हुई जब विद्यार्थी परिषद का काम करने आए। शायद पहले मन में इतना सेवा का भाव नहीं था, अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी परिषद से जुड़े तो आज लगता है कि यार कहीं से निकल रहे हो, कोई किसी को आवश्यकता है, तो क्यों हम रुकते हुए उस समाज का काम करने के लिए निकलें, तो क्या नहीं कर सकते। तो मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन है। और प्रवास पर जब जाते हैं तो संस्कृति का अलग अलग देखने को मिलती है, अलग अलग परंपराएं। मैं ग्वालियर का हूँ, मैं लंबे समय पहले केंद्र मेरा बैतूल हुआ, तो केंद्र बैतूल है, तो बैतूल जाते हैं तो अलग प्रकार की परंपराएं हैं। हमारे यहाँ दिवाली जो है वो ग्वालियर में ये 5 दिन की दिवाली, वहाँ महीने भर की दिवाली चलती है। तो बैतूल में कई सारी जगह दिवाली मिलन होता है, वो एक बड़ी परंपरा है, उस नाते निकलते हैं। वो सारे उनके गोंडी भाषा के गीत का एक अपना अलग मज़ा है, जब हम सब लोग बैठते हैं तो उस प्रकार से कई बार करते हैं। जब प्रवास पर जाते, नई जगह जाने का मौका मिलता है, तो वहाँ की पृष्ठभूमि क्या है, वहाँ किस प्रकार के घूमने के स्थान है, वो सब ध्यान में आता है। अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं, तो हर दिन ये एक नया दिन विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए होता है, क्योंकि नए लोगों से मिलना, नए लोगों से इंटरेक्शन, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कई सारे अनौपचारिक भी जब बैठते हैं तो कई प्रकार का मस्ती मजाक, वह सब विद्यार्थी परिषद की दैनिक जीवन का हिस्सा है। और मेरे संग भी इस प्रकार की रोज़ कोई ना कोई है, मतलब एक पर्टिकुलर विषय से नहीं बता सकता, लेकिन हर दिन कोई ना कोई ऐसा विषय होता ही है जो मन को प्रफुल्लित भी करता है और मन को आनंद भी देता है, और यही वो आनंद है जिसके नाते हम यहाँ विद्यार्थी परिषद का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। अभी आपसे बात करके जो मैं बातों को सुन रहा था, बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था, मेरे मन में एक आज से प्रश्न आया कि आज हम देख रहे हैं युवा, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर दिन कुछ ना कुछ घट रहा है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमारी पर्सनल युवाओं की ज़िंदगी में पर्सनली बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं वो अवसाद की तरफ जाते हैं। लेकिन वहीं मैं, आप भी एक युवा हैं, आपको मैं देख रहा था, अभी आपके बातों को सुन रहा था, तो वो मन पे एक प्रफुल्लित जो होता है, खुशी अंदर से वो साफ साफ झलक रही थी। तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप कि आखिर वो इन सभी चीज़ों से लड़ते हुए कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं और अवसाद से खुद को बचा सकते हैं? क्योंकि देखिए, आज हम देश में देख रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, कोई साथी हमारा आत्महत्या कर लेता है। कुछ दिनों पूर्व ही मेरा एक साथी था, हमारे एक बड़े अच्छे मित्र थे, उन्होंने ही इस तरीके अवसाद में आके आत्महत्या कर ली। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल बड़ा कॉमन हो गया, मतलब युवाओं के बीच में कि स्ट्रेस है। अच्छा, आप देखेंगे, ध्यान करेंगे तो ये केवल विद्यार्थी समाज के बीच में नहीं, यो भी हुआ है, भले वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा होगा,
उसने कहा कि मेरे कंपनी का ऑफिस का कल्चर ऐसा है कि मैं थोड़ा पीयर प्रेशर में हूँ और मेरे को स्ट्रेस है। अच्छा, फिर स्ट्रेस ख़त्म करने का जो तरीका है वो भी कई प्रकार का है। ये केवल मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ ऐसा नहीं, कई बार हम ध्यान करते हैं तो कई सारे युवा आते हैं, तो कभी पूछ लिया कि भाई ये स्मोकिंग क्यों, तो बोलते हैं कि बहुत स्ट्रेस है, स्मोक करने से स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि आज का युवा अवसाद की तरफ जा रहा है। ये आपने जो बात करी उसमें हम पहले क्या होता होगा, विद्यार्थी परिषद प्रस्ताव लाता है। प्रस्ताव यानी हम हर साल हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, प्रांत कार्यकारिणी की बैठक में, राष्ट्रीय अधिवेशनों में, प्रांत के अधिवेशनों में ये प्रस्ताव लेके आते हैं। और प्रस्ताव ये उस समय की वर्तमान परिस्थिति, उस समय की शिक्षा परिस्थिति या कोई ऐसा विषय चल रहा है जिसको लेके विद्यार्थी परिषद को अपना मत प्रस्तुत करना वह प्रस्ताव रहता है। मेरे को याद है कि विद्यार्थी परिषद ने अभी हाल ही में कुछ वर्ष पूर्व एक प्रस्ताव हम लेके आए कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाए युवा। मेरे को लगता है कि जब जीवन शैली स्वस्थ होती है तो वह अवसाद उतना अफेक्ट नहीं करता जितना अफेक्ट करना चाहिए। तो स्वस्थ जीवन शैली में फिर वो सारे पर्सपेक्टिव आते हैं। आप आजकल जब मोबाइल दिन भर चलाएंगे, आपको टेंशन है, मोबाइल चला रहे हैं, एक प्रकार की रील आई और रील आई तो उसी प्रकार की रीलें आने लगती है, तो आपका अवसाद कम नहीं होता है, आपका अवसाद बढ़ता है। तो मेरे को लगता है कि जब आप स्क्रीन टाइम से ज़्यादा वह टाइम अपने दोस्तों के संग स्पेंड करेंगे, आप वह टाइम किसी वॉलीबॉल अगर खेलते होंगे तो क्रिकेट खेलते होंगे तो मैदान पे चले जाओ खेले, तो मेरे को लगता है कि तो वो अवसाद जो है वो आपको घेरेगा नहीं। और जो अवसाद शब्द है वो मेरे को लगता है कि एकांत में रहने से ज़्यादा आता होगा, जो अब उसकी अलग अलग व्याख्या लोग कर सकते हैं। और हम मनुष्य है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हमारे यहाँ पहले ये जो कल्चर था कि जॉइंट फैमिली होती थी, चाची होती थी, घर में बुआ होती थी, घर में चाचा होते थे, बड़े भाई होते थे, 5-7 भाई, हम कज़िन और ये सब लोग जब रहते थे तो अवसाद नहीं घेर पाता था। वो अवसाद इसलिए नहीं घेर पाता था कि मैं अपनी माँ से शेयर नहीं कर सकता, मैं अपने पिता से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने बड़े भाई से शेयर कर सकता हूँ, मैं शायद वो बात भाभी से शेयर कर सकता हूँ, चाची से शेयर कर सकता हूँ, मैं मामा से शेयर कर सकता हूँ। तो जॉइंट फैमिली का जो कल्चर था, तो भारत में जब से ये एकल परिवार की कल्पना आई तब से भी अवसाद बढ़ा। और जब से हमने दोस्तों को इस वर्चुअल दुनिया में हमने दोस्ती ज़्यादा कर ली तब से भी अवसाद बढ़ा। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा युवाओं के लिए आप निकलिए। विद्यार्थी परिषद का खेलो भारत एक गतिविधि है, 2 गतिविधि मैंने आपको एसएफडी एसएफएस बताई। एक ये खेलो भारत है। खेलो भारत विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है। क्यों खेलो भारत की आवश्यकता पड़ी? वो इसीलिए पड़ी कि कैंपस में हम कैसे ये स्क्रीन टाइम से ज़्यादा समय आज हमको फील्ड पर देने की आवश्यकता है, इसलिए खेलो भारत की आवश्यकता पड़ी। हमारे जीवन को, जीवन शैली को स्वस्थ बनाना है तो क्या आवश्यकता पड़ी? तो खेलो भारत की आवश्यकता पड़ी। तो मेरे को लगता है कि आप थोड़ा सामाजिक होइए, आप इन सब चीज़ों में जब लगेंगे तो ये जो अवसाद है वो आपको नहीं घेर पाएगा। टेंशन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है, उस टेंशनों में जब आप अकेले हो जाते हैं तब इस प्रकार के कदम होते हैं। आप जब दोस्तों के साथ बैठते हैं, आप जब एक ग्रुप के साथ बैठते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, तो ये आपको नहीं घेर पाते। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक युवा के मन में बहुत सारी प्रॉब्लम चलती हैं। अगर मैं किसी भी एक युवा के, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे बहन हो, चाहे कोई भाई हो, कैरियर का टेंशन है, फैमिली प्रेशर आता है कि आपको काम करना है, काम करना है, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो कैसे आगे चल के अपनी चीज़ों को दूंगा। उस समय बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अपने परिवार से साझा नहीं किया सकती, कुछ ऐसी बातें जो अपने दोस्तों से साझा नहीं की जा सकती। तो मेरा इसका पूरा का पूरा जो ये कहना चाहता था कि देखिए, आज विद्यालय में देखता हूँ मैं, चूँकि नवोदय विद्यालय, तो हमारे नवोदय विद्यालय में काउंसलर रखा गया है जी। तो आपको नहीं लगता है कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में काउंसलर रखने की आवश्यकता है? क्योंकि देखिए, विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में भी क्या आपको लगता है कि काम करने की आवश्यकता है और विद्यार्थी परिषद से कोई मांग करनी चाहिए? विद्यार्थी परिषद का एक पुराना प्रस्ताव मैं आपको भेजूंगा। विद्यार्थी परिषद ने ये बात करी कि आज कैंपसेस में भी काउंसलर्स की आवश्यकता है, और मेरे को लगता है कई सारी जगह ये काउंसलर्स होते भी हैं। लेकिन आज विद्यार्थी परिषद जब अपना ये प्रस्ताव ड्राफ्ट कर रहा था तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रेस ये उसमें था, और हमने प्रस्ताव में मांग करी कि इस प्रकार की भी मांग होनी चाहिए। दूसरा, ये जो कैंपसेस में जो गुरु शिष्य परंपरा थी, मेरे को लगता था कि गुरु स्वाभाविक काउंसलर हुआ करता था, यानी केवल हमारे कैरियर का काउंसलर नहीं था, वो हमारे पूरे जीवन का काउंसलर गुरु था। हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतन सुखाड़िया जी भाई साहब हैं, और वो
कई बार ये विषय हम वो भाषण कर रहे थे एक बार कि एक आनंदमय सार्थक विद्यार्थी जीवन कैसे हो सकता है। तो सुनते सुनते वो बात ध्यान में आई कि गुरु शिष्य परंपरा क्या थी। टीचर परंपरा नहीं थी, गुरु शिष्य परंपरा थी। यानी गुरु जीवन भर हमारे लिए रहता था, यानी हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमको कहाँ है कोई कठिनाई है तो हम गुरु से शेयर करते थे। तो मेरे को लगता है कि वे स्वाभाविक काउंसलर ये विद्यार्थी परिषद को मांग करनी चाहिए, वो करे ही, लेकिन ये जो हमारे यहाँ परंपरा थी ये शुरू से थी। गुरुकुलों में गुरु माँ करके होती थी, तो वे गुरु माँ गुरु शिष्य जो गुरु होते थे वो शिक्षा देते थे। गुरु माँ गुरु जब डांट देते थे तो उस डांट से बचाने के बाद वह गुरु माँ वे अपने मातृत्व का लेप उस डांट पर लगाती थी। तो वह स्वाभाविक काउंसलर थी। वे जीवन में जो भी कठिनाई होती थी तो शेयर करते थे। तो ये काउंसलर शुरू से है और यही विद्यार्थी परिषद का मानना है कि भारत में, भारत के विचार में ये सारी चीज़ें थी। हम ऐसे ही विश्वगुरु नहीं थे। भारत के बारे में जब हमने कहा कि हम विश्वगुरु थे तो ये सारी चीज़ें भारत में थी और उसी मॉडल को आज अपनाने की आवश्यकता है। आज यूजीसी ने मेंटर मेंटी व्यवस्था लागू करी है। विद्यार्थी परिषद जब आंदोलन कर रहा था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके अपने मत प्रस्तुत कर रहा था तब इस प्रकार की चर्चा आई। तो आज मेंटर मेंटी की व्यवस्था है। वो मेंटर मेंटी व्यवस्था इसीलिए है कि एक पर्टिकुलर टीचर, उसके पास उसके एक ग्रुप होगा स्टूडेंट्स का, जिन ग्रुप को वो पूरा काउंसलिंग के रूप में देखेगा, मेंटर के रूप में, एक उसके जीवन के मेंटर के रूप में उस पर्टिकुलर ग्रुप को देखेगा। नहीं तो पढ़ाने वाले टीचर्स आते हैं, 150 लोगों की क्लास है, 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो मेंटर मेंटी व्यवस्था ही इसलिए आई। तो आज आप देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसका प्रावधान है, अभी वो कॉलेजों में प्रारंभ हो गई। लेकिन जैसा आपने कहा कि काउंसलर होने चाहिए, काउंसलर होने से ठीक है एक स्थान आज की डेट में तय हो जाता है तो लोगों को भी लगता है कि यार भले ही माँ के पास नुस्खे हैं खांसी दूर करने के, लेकिन डॉक्टर ही शायद वह खांसी दूर कर सकता है, तो वो भी अच्छा है। एक काउंसलर होगा, विद्यार्थी परिषद की पुरानी मांग है और आज भी ऐसा विद्यार्थी परिषद का कहना है कि काउंसलर होने से सारी समस्याएं दूर होंगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए। विद्यार्थी परिषद देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे युवाओं के लिए सेवा भाव का उनके अंदर लाना हो, तकनीक का विकास करना हो, कौशल का विकास करना हो, अपनी सुरक्षा की हो। मैंने देखा था कि अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं और खैर से कोई वाकिफ़ ऐसा होगा कि कोई नहीं होगा, जो भी हमारी बहनें हैं उनके लिए आत्मरक्षा के लिए भी ऐसे तमाम गुण सिखाए जाते हैं। विद्यार्थी परिषद में कार्यशाला ऐसे होती हैं, संस्कृति अपने विकास के लिए भी कार्य कर रही है। तो आपको लगता है कि विद्यार्थी परिषद को परिषद के अंदर ही कोई ऐसा हो जो परिषद को, मैं परिषद की सिर्फ बात कर रहा हूँ, किसी विश्वविद्यालय कॉलेजों की तरफ से नहीं, काउंसलिंग की कोई ऐसा सेशन भी विद्यार्थियों के लिए ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तमाम कार्यशालाएँ कर रहे हैं, परिषद कर रहा है, लगातार कर रहे हैं, चाहे कैंपस के अंदर, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में जितने भी विद्यार्थी हैं, ऐसा कोई मुझे लगता है कोई कैंपस ऐसा छूटा होगा जहाँ पे विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यकर्ता ना हो। तो ऐसा कुछ उनको करना चाहिए आगे चल के, सामान्य विद्यार्थियों के लिए। जी, सामान्य विद्यार्थियों के लिए हम लंबे समय से कर रहे हैं, मतलब केवल कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। हम मेंटल अवेयरनेस को लेकर कार्यक्रम करते हैं, हम स्वस्थ जीवन शैली ये कैसे हो सकती है इसको लेकर कार्यक्रम करते हैं। सर मैं अपना सवाल समझाना, मैं इस मतलब हमारे कहने का मतलब ये था कि तमाम विश्वविद्यालयों में हो गए, विद्यालयों में हो गए, कॉलेजों में हो गए, चाहे कहीं भी विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता हर जगह आज मौजूद है, क्योंकि आज ये विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। हम देखते हैं कि जैसे आप अगर एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, आपने देखा कोई भी विद्यार्थी है किसी समस्या में है, तो आपको लगता है कि उस कार्यकर्ता को अपने स्तर पे जाके किसी की सहायता करनी चाहिए। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया। विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता वो कैंपस में होता है, वो जिन सामान्य विद्यार्थियों के टच में होता है, जो सामान्य विद्यार्थी उसके टच में आता है, तो उससे उसका बॉन्ड एक लंबा हो जाता है। वह विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता वह सामान्य विद्यार्थी होगा जरूरी नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए हमारे महानगर मंत्री भोपाल के हैं और वह कैंपसों में रहते हैं, सामान्य विद्यार्थी संपर्क में आते हैं, कुछ कार्यकर्ता बनते हैं, लेकिन वे ऐसे सामान्य विद्यार्थी भी जीवन पर्यंत तक, मेरे को ध्यान है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में कई इससे उदाहरण हैं कि कोई सामान्य विद्यार्थी मुझे यूनिवर्सिटी कैंपस में मिला और उसको कोई सी भी समस्या होती है तो वो फ़ोन लगाता है, उसके पिताजी एडमिट हैं, उसको ब्लड की आवश्यकता है तो वह हमको लगाता है, उसको कभी कोई परेशानी है तो लगाता है। वह दोस्ती ये बनती है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के अंदर ये स्वाभाविक गुण है कि, और इसीलिए हम कहते हैं कि एबीपी जो है वह कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हमारे पास कार्यकर्ता है लेकिन कार्यकर्ता के साथ हम जन संगठन
है, हमारे पीछे एक बड़ी संख्या विद्यार्थियों की है। तो कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते कई प्रकार के विद्यार्थी, मैं समझा आपका प्रश्न कि ऐसे विद्यार्थी आते हैं, उनको जब भी कभी अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में, अपने सामाजिक किसी जगह या उनकी परिवार में कोई समस्या आई, उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या आई, कोई दुविधा आई, तो वह गाइडेंस लेते हैं। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, ये स्वाभाविक, उसकी जो मदद हो सकती है, जिस प्रकार का उसको लाभ वह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के माध्यम से मिल सकता है, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता स्वाभाविक करते ही है। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। मेरा एक और मैं जानना चाहूँगा कि अभी हम भोपाल महानगर के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे इस पॉडकास्ट के लिए पहले। तो हमें एक केस आया कि भोपाल में, और हमारे भारत में भी चल रहा है कि लव जिहाद का एक केस आया। भोपाल में भी कुछ महीनों पहले एक बहुत बड़ा, बहुत एक कह सकते हैं कि सभी के लिए वो बहुत दुविधा लाने वाला था, और उसके मन में एक सबको झकझोर दिया उस केस ने। उसके बाद से विद्यार्थी परिषद लव जिहाद के लिए काफ़ी सारे आंदोलन किए, घेराव भी किया गया, तमाम कैंपसों के बारे में जानने का प्रयास किया जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे लड़कियों के, हमारी बहनों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं। अर्थी भी निकाली गई थी। तो क्या आपको लगता है कि जिस मुहिम के साथ, जिस लक्ष्य के साथ विद्यार्थी परिषद ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था, वो पूरा हो गया था? क्योंकि आखिर आज वो केस जो है पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। शायद मुझे लगता है कोई होगा ही, ऐसा ही बहुत कम ही होगा जो लव जिहाद के बारे में, उस केस के बारे में भी बात कर रहा होगा। तो क्या विद्यार्थी परिषद भी उस केस को लेकर अब शांत है? क्या वो लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, वो पूर्ति हो गई थी? भाई, विद्यार्थी परिषद किसी भी आंदोलन को बीच में नहीं छोड़ता। हमारी 77 वर्षों की यात्रा इसीलिए है क्योंकि हमारा लक्ष्य व राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का है। बात लव जिहाद, तो ये कोई एक विषय नहीं, ये एक बड़ा षड्यंत्र ये ध्यान में आता है, और आज ये एक्सपोज हुआ है। शायद किसी समय लोग बोलने से डरते होंगे, लेकिन आज केरला फाइल्स जैसी मूवीज़ आती हैं और सामान्य छात्र छात्राएं, सामान्य जन इसको देख रहा है और एक बड़ी सजगता है। लेकिन फिर भी जब छद्म भेष में ये सब इस प्रकार का मारीच रूपी, जो अपन कहते हैं ना कि रावण मारीच का रूप रख के आया था, तो जब वो मारीच का रूप रख के आते हैं तो कई बार हमारी बहनें उन सब चीज़ों में फंस जाती हैं। ये जन जागरण का विषय, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ये दैनिक जीवन में जो हमारे संग छात्रा बहनें जुड़ती हैं, वे इन सब चीज़ों से सजग हो जाती हैं क्योंकि उनको पता होता है। इसीलिए मैं हमेशा जब बात करता हूँ कि यार विद्यार्थी परिषद से क्यों जुड़ना, तो मैंने बताया आपको शुरू में कि शायद मैं किसी भी घटना को केवल एक घटना समझता था, लेकिन एबीपी में जुड़ा तो मेरे को वह घटना षड्यंत्र इसके पीछे हो सकता है ये ध्यान में आने लगा। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र है, आज ये एक्सपोज हो रहा है, लोग इसका प्रतिकार भी कर रहे हैं, और स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। विद्यार्थी परिषद ने शुरू से इन सारे विषयों को लेकर आंदोलन किया, चाहे वह घटना भोपाल की हो, चाहे वह घटना इंदौर की हो, चाहे वह घटना नोएडा की हो, चाहे वह केरल की कोई घटना ध्यान में आती है, बंगाल में कोई घटना इस प्रकार की ध्यान में आती है। विद्यार्थी परिषद आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, अपराधियों को सख्त सजा मिले इस हेतु विद्यार्थी परिषद प्रयास करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह विषय केवल कुछ अपराधियों को सजा दिलाने मात्र तक का नहीं है, ये जन जागरण का विषय है। तो मेरे को लगता है कि वह जन जागरण आज ज़्यादा आवश्यक है, और विद्यार्थी परिषद इन सारे विषयों को लेके, ये विषय आया जब तो हमारी छात्रा कार्यकर्ता बहनें कैंपसों में थीं, गर्ल्स कैंपसों में, खासकर स्कूली स्टूडेंट्स के बीच में, नूतन जैसे कॉलेजेस में ये गई, ये विषय बताया, एक पूरी पीपीटी तैयार करी कि कितनी प्रकार की घटनाएं हैं, कि कैसे आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे ये मारीच के रूप में आते हैं। तो ये सारी बातें विद्यार्थी परिषद ने करी। विद्यार्थी परिषद विशेषकर किसी मत पंथ का विरोधी इस नाते नहीं, लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र है, ये 420 है, इसको हम कहते हैं ये ठगी है, और इसलिए मेरे को लगता है कि ये फॉल्स प्रैक्टिसेस, इन सब को लेके एक बड़ा जन जागरण ये करना चाहिए। विद्यार्थी परिषद कर रहा है, जिस प्रकार से हमारी आज ताकत बढ़ रही है उस प्रकार से हमारा जन जागरण भी आज प्रत्येक, आपने कहा आज प्रत्येक कैंपसेस में है, ये हम शुरू से बात करते थे, लेकिन आज प्रत्येक कैंपसों में पहुँचे हैं, तो आज प्रत्येक कैंपसों में हमारा ये इस प्रकार का जन जागरण देखने में आता है। और आपने कहा कि आंदोलन बीच में ड्रॉप कर दिया, एबीपी कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी परिषद ने हाथों में लिया हो और ड्रॉप कर दिया हो। कुछ लक्ष्यों को पहुंचने में समय लगता है, तो मेरे को लगता है कि वह समय लक्ष्य पहुंचने का
शायद किसी एक केस से नहीं आएगा, ये बड़ा विषय है। और भोपाल वाली घटना, इसको लेके विद्यार्थी परिषद अभी भी प्रशासन के संपर्क में है। हम प्रशासनिक स्तर पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको लेके हमारे कार्यकर्ता आज भी बात कर रहे हैं। और आवश्यकता अगर पड़ी, अगर हमको लगा कि प्रशासन इस प्रकार से, आपने जो कहा कि ये भूल गया है, अगर भूल गया तो उसको याद दिलाने का भी काम ही विद्यार्थी परिषद करेगा। बिल्कुल। भूलने सर, एक चीज़ आपको भी पता है, मुझे पता है कि नशा क्या समाज में लेके आ रहा है। मुझे एक कथन याद आ रहा है, किसी ने कहा है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो या फिर किसी भी समाज को बर्बाद करना हो तो उनको पहले बर्बाद करो जो बनाने वाले हैं, युवा। समाज आने वाले समय में युवा ही बनाएंगे, हम ही बनाएंगे, आप बनाएंगे, जो युवा हैं। युवाओं तक नशाखोरी आज बढ़ती जा रही है। मुझे ही पता है कि नशा खराब है, आपको भी पता है, सरकार को भी पता है, सबको पता है नशा खराब है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को नशा पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब युवाओं तक नशा पहुंचेगा ही नहीं तो मजबूरन नशाखोरी छूटेगी, खत्म होगी खुद देखिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक आपने आदर्श स्थिति की बात करी। अगर नशा उपलब्धि ना हो, नशा जैसी कोई चीज़ ही ना हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो मेरे को लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि समाज में नशा हो ही ना। लेकिन फिर भी आज नशा है और कई प्रकार का नशा है, केवल वह दुकानों पर बिकने वाला नशा नहीं है। आप देखो तो कई प्रकार की चीज़ों का नशा, वो आप देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि सुलोचन जैसी चीज़ का नशा वे आजकल ये रोडों पे चलते हुए, शायद वो 6 साल का 8 साल का वे जो कबाड़ बीनने वाला वो लड़का होगा, वो करता है। तो नशे को और युवाओं को लेके विद्यार्थी परिषद ने लंबे समय से मुहिम चला के रखी है। ये भी जैसे आपने पुराना प्रश्न बताया, जन जागरण का विषय है और इसको लेके युवाओं के बीच में जाना, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराना, उनको व्यक्तिगत जीवन में विद्यार्थी परिषद में ये प्रैक्टिस है। अब एबीपी में कोई कार्यकर्ता आता है, अगर उसके अंदर कोई कमी है अगर इस प्रकार की, तो वह जैसे ही हमारे किसी कार्यकर्ता के समीप आएगा तो वह समझ जाएगा कि यार यहाँ तो नहीं है, तो उसको अपने आप ऐसा लगता है स्वाभाविक प्रक्रिया से वह, अगर उसके अंदर कोई अवगुण होंगे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद कहता है कि जैसा है वैसा लेंगे, जैसा चाहिए वैसा बना लेंगे। लेकिन ये जन जागरण कर रहा है। प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाइयाँ हैं उसकी मांग भी विद्यार्थी परिषद ने लंबे समय पर विद्यार्थी परिषद उठाता रहता है। अभी भोपाल में एमएमडी ड्रग्स जो लास्ट ईयर इसकी बड़ी खेप पकड़ी गई, गुजरात का टीम आई, नारकोटिक्स की टीम थी, गुजरात पुलिस के कुछ लोग थे, मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ उनका संयुक्त अभियान चला। विद्यार्थी परिषद ने अपने गुना का अधिवेशन याद है मेरे को, इस वर्ष के गुना अधिवेशन में हमने अपने प्रस्ताव में इस बात को रखा। हमने कहा कि आज जो नशा खुले तौर पर बिक रहा है उसके पीछे कोई बड़ा तंत्र ध्यान में आता है, यानी केवल वह बेचने वाला नहीं होगा तो उसके पीछे एक हो सकता है कि कोई बड़ा तंत्र, क्योंकि बिना बड़े तंत्र के, सुनियोजित तंत्र के ये सब होना इतना आसान नहीं। इल्लीगल ड्रग्स, क्योंकि जिस प्रकार का वह खतरनाक ड्रग्स आज सप्लाई हो रहा है, तो विद्यार्थी परिषद ने ये अपने ज्ञापन में भी मांग करी है, अपने प्रस्ताव में भी मुख्यमंत्री जी को भी सौंपते हुए ये सारी चीज़ों की बात विद्यार्थी परिषद ने कहा कि इस पूरे तंत्र को आज ख़त्म करने की आवश्यकता है और नशा ये समाज को बर्बादी करेगा, इसलिए हेतु ये तंत्र अपने प्रकार से काम करेगा। प्रशासनिक व्यवस्था है, जो लोग अवैध नशे का कारोबार करते हैं वह चाहे कोई भी प्रकार का हो, ब्राउन शुगर हो, एमएमडी हो, किसी भी प्रकार का हो, वो भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जन जागरण, जो भी विद्यार्थियों के बीच में बैठते हैं, मेडिकल कैंपसेस में हम जाते हैं, इंजीनियरिंग कैंपसेस में जाते हैं, तो उसका भी आग्रह रहता है। तो समय समय पर विद्यार्थी परिषद इस नशे को लेके बात कर रहा है। आज क्योंकि देखिए अभी सत्र का आगाज़ होने वाला है, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, तमाम जो भी कैंपस है वहाँ पे विद्यार्थी जो स्कूली शिक्षा से निकल के अब कॉलेज की तरफ प्रस्थान करेंगे और एक अपने जो नया उनका पड़ाव है, जो नई सीढ़ी है, उस पर चढ़ेंगे। अगर आज हम देखें तो सबसे बड़ी अगर बात, एक तो अपना विद्यार्थी परिषद आता है, दूसरी तरफ से कोई भी छात्र संगठन हो, चाहे NSY हो या फिर कोई भी हो, तो आपके अनुरूप या फिर विद्यार्थी, जैसे कि जब आपने चुनाव किया होगा, जब आप भी हमारे एज के होंगे, उनके एज 18-19, जब आपने चुनाव किया होगा, तो आपके अनुसार ये NSY भी एक छात्र संगठन है, वो भी विद्यार्थियों के लिए काम कर रही है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी विद्यार्थियों के लिए काम कर रही है, तो दोनों में अंतर क्या है आपके अनुरूप? देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा अंतर है। मेरे को लगता है कि आज ये अंतर कई सारे विद्यार्थियों को, ज़्यादातर विद्यार्थियों को समझ में भी आता है। ये बड़ा अंतर है कि छात्रों के लिए काम कर रहे हैं या किसी व्यक्तिगत राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं।
विद्यार्थी परिषद इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम 49 में बने, हमारा स्वतंत्र रजिस्ट्रेशन है। आपको विद्यार्थी परिषद के आप वेबसाइट पर जाएंगे तो किसी नेता का प्रचार आपको नहीं मिलेगा। हम कैंपसेस में जाएंगे तो किसी पार्टी का प्रचार करने वाले कार्यकर्ता ये विद्यार्थी परिषद में नहीं मिलेंगे। इसीलिए मेरे को लगता है कि मैंने विद्यार्थी परिषद का जो चुनाव उस समय करा तो मैं ये देख रहा था कि स्वतंत्र रूप में छात्रों की आवाज़ उठाने वाला कौन सा है। क्या कोई ऐसा छात्र संगठन तो नहीं है कि कोई राजनीतिक दल का पार्ट हो। आपने एनएसयूआई की बात करी तो एनएसयूआई एक राजनीतिक दल का हिस्सा है। आप उनके यहाँ देखेंगे तो विधायक जी ने अनुशंसा करी और मैं प्रदेश सचिव बन गया। एबीपी में ऐसा नहीं है, कोई विधायक जी अनुशंसा कर दे तो विद्यार्थी परिषद में कोई पद दायित्व नहीं मिलते, वहाँ पद है, वहाँ पदों का वितरण होता है। वह एक पूरी की पूरी जो उनका राजनीतिक दल है कांग्रेस, उसमें एक उसकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम है। तो इसीलिए मैंने विद्यार्थी परिषद को चुना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट छात्र संगठन है। विद्यार्थी परिषद एनएसयूआई से कंपैरिजन ही नहीं है नियम जी। उसका कारण ये है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं, हम स्वतंत्र काम करते हैं। हमारे यहाँ शैक्षिक परिवार की कल्पना है, वहाँ शैक्षिक परिवार की कल्पना नहीं है। हमारे यहाँ छात्र भी काम करता है, हमारे यहाँ शिक्षक, छात्र, शिक्षक, शिक्षाविद, ये मिलकर शिक्षा क्षेत्र में क्या अच्छा हो सकता है, ये बात करने वाला विद्यार्थी परिषद है। यानी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ इस नाते मैं गुरुओं का अपमान करूँगा, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद में आप देखेंगे तो जैसा मैंने कहा कि शिक्षक भी काम करते हैं, शिक्षक विद्यार्थी परिषद में गाइडेंस का काम करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक राजनीतिक संगठन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट छात्र संगठन है। और जैसा मैंने बताया कि ये विद्यार्थी परिषद जो है, ये विद्यार्थी परिषद एक मूवमेंट है राष्ट्रीय निर्माण का, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का। तो इसलिए मैंने विद्यार्थी परिषद को चुना। शायद आज ये धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, वे चुनावी वर्ष में निकल आते हैं, वे कोई समस्या होती निकल आते हैं, उनके पास आयाम नहीं है, वे इस प्रकार से इंटर्नशिप प्रोग्राम्स लॉन्च करने का नहीं सोचते हमारे मित्र बंधु। क्योंकि विद्यार्थी परिषद सोचता है, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में केवल समस्या गिनाने वाला संगठन नहीं, तो शिक्षा के क्षेत्र में समाधान देने वाला भी ये विद्यार्थी परिषद है। तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से क्या हो सकता है, इसलिए मेरे को लगता है कि इसीलिए एबीपी, एनएसयूआई या अन्य कोई सा भी छात्र संगठन, उससे विद्यार्थी परिषद इसीलिए अलग है क्योंकि हम किसी नेता को नेता बनाने के लिए काम करने नहीं आए हैं। हम आज राहुल गांधी को स्थापित करना है, इसलिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता वो कोई भी बात करते हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता नीचे आके उसी चीज़ को बोलने लग जाते हैं। तो हम किसी नेता को नेता बनाने नहीं आए, हम विद्यार्थियों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी देने के लिए आए हैं। हम विद्यार्थी समाज को नेतृत्व सिखाने के लिए आए हैं। हम विद्यार्थी समाज की को राष्ट्रीय उसका क्या योगदान हो सकता है राष्ट्र के प्रति, इसलिए आए हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि एबीपी अलग है, एनएसयूआई अलग है। बिल्कुल। अभी आपने बात की, कुछ दिनों पहले एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सरकार के बीच में ये साठ-गांठ की राजनीति है। आखिर ये क्या था, मामला क्या था? देखिए, मैंने कहा ना कि आरोप लगाने का काम है, लेकिन लोग समझते हैं। आप देखें मध्य प्रदेश में लंबे समय से उनने जिस पार्टी का हम पर आरोप लगाया कि कई बार कह देते आप उसी के अंग हो, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि उस पार्टी का जन्म कब हुआ या उस पार्टी का पंजीयन कब हुआ, वो पार्टी कब बनी और विद्यार्थी परिषद कब बना। जमीन आसमान का अंतर आप देखेंगे तो वर्षों का गैप है। तो ये तो पहली चीज़, जो कोई भी थोड़ा सा भी समझदार आदमी होगा तो वो समझ जाएगा कि किसी राजनीतिक पार्टी का पार्ट तो हम हो ही नहीं सकते, इंडिपेंडेंट है। दूसरा, उनने कहा कि ये साठ-गांठ है, तो अगर साठ-गांठ होती तो मेरे को नहीं लगता कि इतने प्रकार के मध्य प्रदेश में बैठे, तो इसलिए मध्य प्रदेश को उदाहरण देता हूँ। अगर साठ-गांठ होती तो हम आरजीपीवी में भ्रष्टाचार हुआ उसको उजागर नहीं करते। अगर साठ-गांठ होती तो विद्यार्थी परिषद, ये सरकार ने कोई नीति बनाई तो कई बार आप देखेंगे कि उस नीति के विरोध में विद्यार्थी परिषद का मत आया। तो साठ-गांठ हमारी नहीं है। और साठ-गांठ होती तो मैं वही प्रश्न पूछता हूँ कि पिछले आप उठा के देख लें कि विद्यार्थी परिषद ने क्या किया। हमने आरजीपीवी के आंदोलन को उजागर किया, लंबी लड़ाई लड़ी, हमने सीएम हाउस तक का घेराव उस आरजीपीवी के भ्रष्टाचार के लिए किया। हमने एमपी ऑनलाइन में एक बड़ा भ्रष्टाचार है, विद्यार्थी परिषद ने उसको निकाला। हमारे मित्र संगठनों के पास काम ही नहीं था, वो तो दूसरे कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो वो काय में लगे थे, वो इन्हीं सब चीज़ों में लगे थे। नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया आजकल छात्रों के बीच में उनका प्रचलित हो गया, वो सब इन सब चीज़ों में लगे थे। हमने वो एमपी ऑनलाइन का विषय उठाया।
आप देखेंगे कि समय समय पर कई सारे विषय उठाने का काम ये विद्यार्थी परिषद ने किया, और वो जिस पार्टी का आरोप लगाते उसी पार्टी की सरकार थी। तो ये साठगांठ नहीं है, ये तो जब कुछ नहीं है तो आरोप लगाना ही है, और आरोप लगाना है तो फिर आदमी कुछ भी बोलेगा, तो बोलते हैं, उनके बोलने से नहीं है। अगर हमारे पास ये होता तो आज इतना बड़ा विद्यार्थी समाज का भरोसा जो आज विद्यार्थी परिषद के ऊपर है वो इसीलिए है क्योंकि विद्यार्थी परिषद ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करता है। अभी बात हो रही थी, अभी जैसे कि मैं थोड़े दिन पहले हम लोग ने एक मध्य प्रदेश के अंदर NSY की तरफ से एक अभियान चलाया गया था कि जो हमने देखा, तमाम आपने भी इसके बारे में जाना होगा और विद्यार्थी परिषद ने इस पर कुछ काम किया होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम जो जर्जर पड़े विद्यालय थे उनका मुद्दा उठाया, NSY ने उस पर काम भी किया और शायद उस पर काम हो भी रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो शायद लेट जगे। विद्यार्थी परिषद लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काम कर रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रिक्त पद हो, इन सब को लेके विद्यार्थी परिषद का प्रयास रहते ही है। हमारे कार्यकर्ता जिलों में, नगरों में जब भी जाते हैं और इस प्रकार की कोई समस्या आती है उसको उठाने का काम करते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण है, मतलब मैं आपको बताने जाऊंगा तो एक उदाहरण तो नहीं है, उनका एक मूवमेंट हो सकता है। मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की किसी बैठक में हम नए कार्यकर्ता थे और हमको ध्यान में आया कि स्कूल बेल कार्यक्रम आया। क्या था वह स्कूल बेल कार्यक्रम? हमने कहा कि एक तरफ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए काम कर सकती है, लेकिन ABP भी बड़ी शक्ति है। हम क्या कर सकते हैं? हमने वह स्कूल बेल कार्यक्रम लिया। वह स्कूल बेल कार्यक्रम की संकल्पना ऐसी थी कि हमारे आसपास का ऐसा स्कूल जहाँ शायद कोई शिक्षक नहीं होगा, शिक्षकों की कमी होगी, ऐसा स्कूल जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, क्लासरूम्स खंडर पड़े होंगे, उसको एडॉप्ट करते हुए, उसको गोद लेते हुए हम सोसाइटी की मदद से उस स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं। यानी क्या हम उसकी वॉल्स को क्रिएटिव पेंट कर सकते हैं? क्या एक सरकारी स्कूल को हम कैसे एक अच्छा CBSE प्लेइंग स्कूल जैसा क्यों नहीं बना सकते? विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता क्यों नहीं बना सकते? इस प्रकार का मूवमेंट लिया। हमारे कार्यकर्ता अगर आवश्यकता लगती है, अगर नीतियां साथ देती हैं, तो क्या उस प्री प्राइमरी स्कूल में जाके विद्यार्थी परिषद का कोई गेस्ट लेक्चर नहीं ले सकता? क्या आप समझिएगा, मतलब ये संकल्पना लेने का काम किसने किया? ये विद्यार्थी परिषद में कभी चर्चा चली। हम जब ये अभियान लिया गया तो ABP समस्या ही नहीं गिनाता, समाधान भी देने का काम करता है। और जो मैंने कहा, वो तो बहुत लेट जगते हैं। हर बार उनको एकदम से याद आता है कि यार अब क्या करना चाहिए, तो वो कर दे। तो इस प्रकार का उनका है। बिल्कुल सर। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर एक जमकर अभियान चलाया गया, सदस्यता अभियान, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मध्य प्रदेश के अंदर ही एक बहुत बड़ी विद्यार्थियों का दोबारा सदस्यता चला और काफ़ी अच्छा आंकड़ा भी हासिल किया है। इस पर NSY ने एक आरोप लगाया हुआ था कि 18 वर्ष से कम के बच्चों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनीति की तरफ, किसी एक विचार की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है। इस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है, ये तो सरासर खंड है। मैंने आपको पिछले भी बता दिया कि राजनीति की तरफ ले जाने का प्रयास तो उनका है। हम तो कभी हमने किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया। कभी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बैठक है तो किसी विशेष पार्टी का कोई व्यक्ति बैठ के और उस बैठक का संचालन कर रहा है, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद की इंडिपेंडेंट कार्य पद्धति है, इंडिपेंडेंट वर्किंग स्टाइल है, तो राजनीति की तरफ तो नहीं ले जा सकते। हाँ, आप ये कह सकते कि हमसे कोई जुड़ता है तो वह किसी एक विचार के प्रति तो जाता है। वह विचार जो मैंने कहा कि वह भारत का विचार है, वह मैंने अभी आपको जब इतनी सारी बातें होनी थी तो गुरु शिष्य परंपरा बताई। शायद वह विद्यार्थी परिषद में जुड़ जाएगा तो वह उस दिशा में जाएगा। अगर वह विद्यार्थी परिषद में जुड़ेगा तो शायद वह पर्यावरण के प्रति सजग होकर विद्यार्थी काम करने लगेगा। और देखिए, विद्यार्थी ये कल का नागरिक है, ये बड़ा षड्यंत्र था। आप देखें, विद्यार्थी ये आज का नहीं कल का नागरिक है। ABP ने कहा क्यों भाई कल का नागरिक क्यों है? ये विद्यार्थी, अगर देश में महंगाई है तो क्या विद्यार्थियों पर महंगाई का असर नहीं है? अगर किसी छात्रा के साथ घटनाएं होती हैं तो क्या वह छात्रा विद्यार्थी है तो उस पर कोई असर नहीं होगा क्या? अगर देश में कोविड आया तो क्या उसका असर विद्यार्थियों पर नहीं हुआ क्या? तो विद्यार्थी परिषद ने कहा कि ये विद्यार्थी कल का नागरिक नहीं है, विद्यार्थी आज का नागरिक है। तो स्वाभाविक है कि ABP में भी स्कूल में काम करते हुए जुड़ा और 10th क्लास में था, किसी विद्यार्थी परिषद का कोई एक कार्यक्रम था, उसकी बैठक थी। हमारे कुछ मिलने वाले विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, उनके साथ चले गए, आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बन गए। तो विद्यार्थी परिषद किसी गलत जगह नहीं ले गया। विद्यार्थी परिषद अगर किसी 18 साल से कम उम्र का कोई 17 साल का भी विद्यार्थी जुड़ जाता है तो वह विद्यार्थी नागरिक है। आज उस उम्र के लोग सेना में जाते हैं,
आज आप कई उदाहरण देखेंगे कि देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह कला का क्षेत्र होगा, वह स्पोर्ट्स का क्षेत्र होगा, तो 18 साल ही केवल किसी समाज का काम करना, सामाजिक विषय में जुड़ना, ये 18 साल की बाउंडेशन है। तो मेरे को लगता है कि 18 साल की बाउंडेशन हाँ राजनीतिक लिए हो सकती है, उनके लिए हो सकती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर राजनीतिक उसके तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो मेरे को लगता है कि नहीं है। आने वाले 5 वर्ष में, आने वाले जो 5 वर्ष हैं, मध्य भारत प्रांत का जो विद्यार्थी परिषद ये खुद को कहाँ देखता है, और क्या कुछ आप ऐसे विद्यार्थियों के लिए या फिर समाज के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? आने वाले 5 वर्षों में जैसे आपने कहा कि हम क्वांटिटी के रूप में तो आज बढ़ ही रहे, डे बाय डे हमारा जो सदस्यता का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी परिषद के जितने प्रकार के आयाम हैं उनका एक बड़ा काम ये मध्य भारत में है, लेकिन ये भी नीचे तक जाएगा। मेरे को लगता है कि चाहे वह हमारा सविष्कार प्रकल्प होगा जो स्टार्टअप के लिए काम कर रहा है, शायद वह इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ जाएगा और हम इंक्यूबेट करने वाले कोई पहले छात्र संगठन हो सकते हैं। मेरे को लगता है कि मैं विद्यार्थी परिषद को आने वाले 5 साल में मोटा मोटा इसी रूप में देखता हूँ कि विद्यार्थी परिषद के जो आयाम हैं वो जा रहे हैं, हम शिक्षा को लेके हमने जो विषय रखे हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला था, लेकिन आज भी कुछ कमियां इसमें ध्यान में आती हैं। उन सारी कमियों को दूर करने में विद्यार्थी परिषद एक योगदान करते हुए आगे जाएगा। एक बड़ी संख्या में छात्राएं बहनें आगे आते हुए ये जो सामाजिक जो आपने विषय निकाले, चाहे वो नशा हो, लव जिहाद हो, उसको लेके काम करने वाली एक बड़ी संख्या आएगी। विद्यार्थी परिषद में समयदानी कार्यकर्ता बढ़ेंगे। विद्यार्थी परिषद को उस रूप में मैं आने वाले कुछ समय में देखता हूँ। सर अभी मध्य प्रांत के अंदर मध्य प्रदेश में ही जो है विद्यालय स्तरीय जो सदस्यता अभियान था उसका समापन हो चुका है। अब आप लोग महाविद्यालयों की तरफ बढ़ेंगे, तो महाविद्यालय में जो सदस्यता अभियान चलने वाला है इसकी क्या रूपरेखा अब तक आप लोगों ने तैयार की हुई है, या फिर कैसे आगे चलने वाला है? और इस बार आप लोग जब विद्यार्थियों से, नए विद्यार्थियों से खासकर मिलेंगे, तो उनके सामने आप क्या कुछ लेकर जाने वाले हैं? देखिए विद्यार्थी परिषद के पास देखिए ये जो विद्यार्थी होंगे वो नए होंगे जी, इन्हें किसी भी विद्यार्थी संगठन के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। आप भी उनसे पहली बार मुखातिब होंगे जब जाएंगे उनके पास तक, तो उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ। एक आपको करेक्ट करता हूँ, कई सारे लोग तो नए नहीं होते हैं, मैंने बताया ना जी, जी, कि आजकल फर्स्ट ईयर ज्वाइन करते हैं और ऐसे उदाहरण आ जाते हैं कि ढूंढते हैं एबीपी कहाँ है, हम नहीं पहुँच पाते तो हमारी साइट पर जाके कॉल करेंगे कि भैया ज्वाइन एबीपी मूवमेंट चल रहा है, हमको भी ज्वाइन होना है। तो हाँ, लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं उनको विद्यार्थी परिषद ने आज तक क्या किया, विद्यार्थी परिषद का विज़न क्या है, विद्यार्थी परिषद किन क्षेत्रों में काम करता है, विद्यार्थी परिषद ने उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए क्या किया होगा, उस पर्टिकुलर शहर के लिए क्या किया होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हम नर्मदापुरम में मेरा केंद्र हुआ, तो हम सदस्यता अभियान करने गए तो घोषणा हुई कि होशंगाबाद नाम हुआ करता था, और नर्मदा जयंती पर तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज जी ने घोषणा करी कि इसका नाम नर्मदापुरम किया जाना चाहिए। दैनिक भास्कर ने एक निकाला, पुराना विद्यार्थी परिषद के ज्ञापन निकाले, उन्होंने निकाला कि उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कौन थे। तब ध्यान में आया कि विद्यार्थी परिषद समाज के लोगों को, कि ये विद्यार्थी परिषद ने एक बड़ा मूवमेंट चलाया। यानी 90 के दौर से विद्यार्थी परिषद काम कर रहा था कि होशंगाबाद नहीं तो नर्मदापुरम नाम होना चाहिए। तो हम जिन शहरों में जा रहे हैं, विद्यार्थी परिषद की 77 वर्षों की यात्रा है, 77 वर्षों में विद्यार्थी परिषद के पास ऐसे कई अचीवमेंट्स हैं जो शायद हम बताते तो विद्यार्थियों को लुभाते हैं। आज हमारे पास विभिन्न आयाम है। आज का विद्यार्थी कैरियर ओरिएंटेड है, जब वो केवल राजनीतिक रूप से फंसने के लिए नहीं आता है, वे चाहता है मैं ऐसे छात्र संगठन का हिस्सा बनूं जो शिक्षा के क्षेत्र में मेरी क्या मदद कर सकता है। वह आईआईटी या एनआईटी का विद्यार्थी, अगर मेरिट का विद्यार्थी एबीपी में आएगा तो सोचेगा कि यार ये स्टार्टअप, इनोवेशन, रिसर्च, इसके लिए एबीपी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई एग्रीकल्चर क्षेत्र का विद्यार्थी हमारे पास में आएगा तो उसको लगेगा, वो अन्य छात्र संगठनों से तुलना करेगा तो उसको ध्यान में आएगा एबीपी का एग्रीविजन आयाम है, तो एग्रीविजन कैसे रिसर्च को प्रमोट करने के लिए काम करता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो मेरे को लगता है कि आज एबीपी ने इतनी सारी अचीवमेंट्स कर ली है, हमारे पास बताने के लिए इतना कुछ है कि हम कुछ पॉइंट्स बताते हैं। और मैंने कहा कि हमने ध्येय यात्रा बना दी 2 खंडों में, विद्यार्थी परिषद के अचीवमेंट्स, विद्यार्थी परिषद की यात्रा को लेके, शायद वो भी कम है। तो ऐसा है, हम जा रहे हैं। अभी महाविद्यालयों में हमारा सदस्यता का अभियान ये प्रारंभ होने वाला है, और बढ़ चढ़कर मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से अभी स्कूली विद्यार्थियों ने हम पर विश्वास जताते हुए बड़ी संख्या में विद्यार्थी
परिषद की सदस्यता ग्रहण करी, ऐसी बड़ी संख्या में महाविद्यालयीन स्टूडेंट्स भी हमारी सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। लास्ट ईयर भी करी थी, इस बार भी वो आंकड़ा बड़ा होने वाला है। आगामी दिशा में युवाओं के लिए क्या करना जा रहा है परिषद आगामी समय में? मैंने बताया ये जितने सारे कार्यक्रम हैं ये विद्यार्थी परिषद ही युवाओं के लिए कर रहा है। आने वाले समय में हमने युवाओं के हेतु ऐसे बात करें तो अभी एक्सीलेंस कॉलेज में हम सविष्कार एक प्रकल्प है विद्यार्थी परिषद का, तो सविष्कार के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम ये स्टार्टअप इनोवेशन का हो रहा है। विद्यार्थी परिषद की डेली एक्टिविटीज़ में पर डे कोई ना कोई अभियान ये युवाओं के लिए होते ही है, चाहे वह खेल जगत के युवाओं को प्लेटफॉर्म देने की बात हो, किसी को कला के क्षेत्र में इंटरेस्ट है उसको उस प्रकार का प्लेटफॉर्म देने की बात हो, कोई एकेडमिक प्रोग्राम हो उसकी बात हो, इन सब दिशाओं में काम कर रहे हैं। एक बड़ा अभियान विद्यार्थी परिषद का ऐसे आनंदमय सार्थक विद्यार्थी जीवन, आज जो कैंपसेस वैकेंट पड़े हैं उस दिशा में वैकेंट कैंपसेस में खासकर सरकारी जो डिग्री कॉलेजेस वैकेंट छात्र नहीं आ रहा है उसमें, उसको लेके विद्यार्थी परिषद की बड़ी मुहिम है। हम देख रहे हैं कि अभी देश के भी 75 वर्ष पूरे हुए और ऐसे कई सारे, अभी भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का ये वर्ष चल रहा है, तो विद्यार्थी परिषद भगवान बिरसा मुंडा जी के विचारों को लेके हमने उनकी जन्मस्थली से मिट्टी मंगा के और प्रत्येक जिलों में भेजने का काम किया, उसको लेके बड़ा कार्यक्रम ये विद्यार्थी परिषद करेगा। अभी तिरंगा यात्राएं और अन्य प्रकार के जो कार्यक्रम है ये विद्यार्थी परिषद के देश समाज सोसाइटी के लिए और जैसे आपने कहा युवाओं के लिए, तो युवा उसमें जुड़ते हैं तो एक दिशा भी मिलती है उनके कैरियर के रिगार्डिंग भी, कैरियर काउंसलिंग जैसे कार्यक्रम ये सब विद्यार्थी परिषद कर रहा है। मैं आपसे एक सामान्य सा प्रश्न पूछना चाहूँगा। इसमें मैं चाहूँगा कि आप एक वर्ड में या फिर एक लाइन में इसका उत्तर दें। क्या विद्यार्थी परिषद सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही काम करता है या फिर प्रोफेसर हैं जो शिक्षक हैं उनके लिए भी काम करता है? विद्यार्थी परिषद दोस्त समाज के लिए काम करता है। हम जब शिक्षा में सुधार के लिए काम कर रहे थे तो उसमें सभी थे। हाँ, विद्यार्थी परिषद ने कभी ऐसा नहीं कहा, ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते मैंने आपको बताया कि हमारे साथ शिक्षाविद भी जुड़ते हैं, हमारे संग प्राध्यापक भी जुड़ते हैं, लेकिन हम प्राध्यापक के लिए कोई उस प्रकार का कोई प्राध्यापक संगठन हो जाएंगे ऐसा नहीं है। एबीपी है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, विद्यार्थियों के लिए काम करता है, लेकिन उदाहरण के लिए इनडायरेक्ट फायदा कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ। अभी रिक्त पड़े पद हैं जी, विद्यार्थी परिषद ने अभी प्रस्ताव पारित करते हुए गुना अधिवेशन में कहा कि रिक्त पद हैं उन पर शीघ्र भर्ती होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। तो हमने पूरा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया सरकार के सामने। मुख्यमंत्री जी को वह जब प्रस्ताव पहुंचा उनसे जब डिमांड करी तो 3, 4, 5, 7, 10 दिन बाद उस पर 5-10 दिन बाद उस प्रस्ताव के, मेरे को करेक्ट दिन याद नहीं आ रहा है लेकिन दिसंबर की बात है, तो तुरंत में असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आया MPPSC का। तो पद रिक्त है, भरेंगे तो उसका लाभ एक प्राध्यापकों को हो गई। लेकिन विद्यार्थी परिषद शिक्षा क्षेत्र में काम करता है, शिक्षा क्षेत्र के बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है, तो उसका लाभ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये प्राध्यापकों को शिक्षाविदों को होते ही है। मैं अभी आज ही का एक अखबार का मैं एक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ रहा था, उसमें मैं हालांकि उसका उजागर नहीं करूँगा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि आप विश्वविद्यालय में किसी भी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के नाम से भी कुछ रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर ने सामने आके उसमें ये कहा गया उनकी तरफ से कि उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, जातिगत दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ, उनको जो उनको पद मिल रहा था वो उन्हें ना देकर किसी और को दे दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज शायद मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोग होंगे आज उस घटना से वाकिफ हैं। मैं आपके साथ भी साझा करूँगा उसको इस पॉडकास्ट के समापन के बाद जब इस रिकॉर्डिंग आप भी उसको चीज़ को पढ़ें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी जाति के आधार पर भेद, इसको विद्यार्थी परिषद ने कभी स्वीकार नहीं किया। विद्यार्थी परिषद जाति के आधार पर कहीं भेद होता है, वह केवल शिक्षक के संग नहीं, वह देश के किसी भी नागरिक के संग अगर जाति के आधार पर भेद होता है तो विद्यार्थी परिषद ने उसका खंडन किया। विद्यार्थी परिषद ने उसके हितों को लेकर आवश्यकता महसूस होने पर आवाज़ भी उठाई। तो मेरे को लगता है कि मेरा उत्तर इतना पर्याप्त है। किसी भी शिक्षक के संग अगर जातिगत आधार पर कोई करी गई है, हाँ कई बार उस प्रकार का जाति का नैरेटिव भी बनाने का, जैसा मैंने कहा कई बार चीज़ें वैसी होती हैं दिखती नहीं। अब मैं समझ नहीं पाया कि आपने किस घटना का उल्लेख किया, लेकिन फिर भी आज ही की घटना है। मैं भी आ रहा था जब तो मैंने वो अखबार उठाया और पढ़ रहा तो मैं भी देखूंगा तो ध्यान में आएगी। लेकिन जाति के आधार पर अगर कहीं भेद करने का काम किया गया है तो मेरे को लगता है कि वो ठीक नहीं है।
और आजकल ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग है, सब कुछ काउंसलिंग ऑनलाइन है, तो जाति के आधार पर भेद होने की संभावनाएं भी कम हो गई हैं। हमारा तंत्र भी उस दिशा में अब अच्छा हुआ है। हम सब, आप सब युवाएं हैं, मेरे को लगता है कि आज हमारे आपके बीच में, चाहे आप विद्यार्थी परिषद से रहे हों नहीं रहे हों, जो युवा है वो विद्यार्थी परिषद से हों नहीं हो, लेकिन जातिगत जो चीज़ें कभी जो लोग आरोप लगाते कि किसी ज़माने में शायद पिछले कुछ कालखंडों में 100-150 कालखंडों में आई होगी, लेकिन आज के युवा के अंदर नहीं है। आप कैंपस में आप भी पढ़े हैं, तो आपको नहीं महसूस होता होगा कि यार ये फलानी जाति का है तो मैं इसके साथ बैठ के टिफ़िन शेयर नहीं करूँ। आज तो नहीं है, कम है, तो ये नहीं है। लेकिन कई बार एक किसी घटना को जानबूझकर तूल देना, ये जातिगत आधार पर विमर्श खड़े करना, तो मैंने जो बताया कि जो आज छद्म रूप, जो आज मारीच रूप जो कम्युनिज्म का आया, वो इस प्रकार की एक आध दो घटनाओं को लाते हैं और उस प्रकार का करते हैं। तो कुल मिला के ऐसा है। बाकी जो आपने घटना करी, आप संदेश क्या देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो भी युवा हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं? मेरा केवल एक ही संदेश है। वह संदेश है कि आप लोग जहाँ भी हैं अपने करियर को लेके फोकस्ड रहिए। आज हम 2047 की बात करने वाले हैं। हम विकसित भारत की संकल्पना को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे देश का नेतृत्व ने विकसित भारत की एक पूरा रोड मैप हमारे सामने रखा हुआ है। उसको सफल बनाना है, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, तो उसमें हम युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। तो मेरा केवल और केवल युवाओं को यही संदेश है, यही आग्रह है कि आप लोग सामाजिक क्षेत्रों में जुड़िए, आप लोग जागरूक बने। ये जो देश में देश विरोधी जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं का प्रतिकार करना सीखें। आप छात्र हैं तो अभी हमारी मेंबरशिप चालू है, तो आइए विद्यार्थी परिषद से जुड़िए, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बनिए, और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बनते हुए होती हैं। बहुत अच्छी बात है सर। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो भी दर्शक इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे इस बात को सुन रहे होंगे, आप लोगों को बहुत कुछ समझने को मिला होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आप और अच्छे से जानेंगे, और जो भी भाई साहब ने जो भी हमें बताया, आप उससे मुखातिब होंगे, और ये चर्चा एक सकारात्मक रूप की तरफ युवा पीढ़ी को प्रेरणा देगी और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को निभाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाला और हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद हरीम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ इस तरीके से, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडस टुडे, जहाँ बात होती है आपकी। नमस्कार।